हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। आज हम एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 7th की बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा वो समानता, पहला चैप्टर। इसमें 5 इकाई दे रखी है। पहली इकाई है भारतीय लोकतंत्र में समानता। तो पहला चैप्टर है समानता। जो भारतीय लोकतंत्र है इसने सभी लोगों को समानता के लिए कई सारे अधिकार दे रखे हैं। भारतीय संविधान में कई सारे प्रावधान हैं समानता के लिए, और सरकार ने क्या क्या योजनाएं चला रखी हैं इसके बारे में इसमें देखेंगे। एंड सेकंड इकाई है राज्य सरकार। जो राज्य सरकार होती है वो कैसे काम करती है इसके बारे में यहाँ पर दे रखा है सेकंड इकाई में। तो इसका जो पहला चैप्टर है सेकंड इकाई का, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। जो स्वास्थ्य होते हैं, स्वास्थ्य के लिए जो है सरकार की क्या भूमिका रहती है, राज्य सरकार की हॉस्पिटल के बारे में, और मतलब स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं वो राज्य सरकार की, उसके बारे में हम इसमें डिटेल से देखेंगे। और थर्ड चैप्टर जो है राज्य शासन कैसे काम करता है, यानी कि जो राज्य सरकार है वह शासन कैसे करती है और कैसे जो यहाँ पर योजनाएं हैं वो बनाती है और कैसे लागू करती है। थर्ड इकाई है लिंग जेंडर बोध। इसमें क्या है कि जो लिंग जेंडर के आधार पर जो भेदभाव होता है इसके बारे में इसमें बताया गया है। तो वो इसका जो थर्ड इकाई का जो पहला चैप्टर है लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। जो लड़कियां होती हैं और जो लड़के होते हैं जब वो बड़े होते हैं तो उनमें क्या क्या परिवर्तन आता है उसके बारे में इसमें बताया गया है। फिफ्थ चैप्टर है औरतों ने बदली दुनिया। औरतों ने जो पूरी दुनिया को बदला है क्योंकि उन्होंने जो है अपने अधिकारों के लिए कई सारी आंदोलन की हैं, ये इसके बारे में इसमें बताया गया है। और फोर्थ इकाई है संचार माध्यम, जिसमें जो संचार है उसके माध्यम के बारे में बताया गया है। फिफ्थ इकाई है बाजार। तो इसमें जो हमारा जो 7th चैप्टर है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम जो हमारे आसपास के बाज़ार हैं उसमें जो दुकानें होती हैं वो कैसे चलती हैं, चाहे वो छोटी दुकान हो चाहे वो बड़ी दुकान हो, इसमें सरकार की क्या भूमिका रहती है इसके बारे में हम पूरे डिटेल से देखेंगे। बाजार में एक कमीज़, ये हमारा 8th चैप्टर है। तो आज हम पहला चैप्टर देखेंगे समानता। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय लोकतंत्र में समानता। भारतीय संविधान सभी व्यक्तियों को समान मानता है। इसका अर्थ है कि देश के नागरिक चाहे स्त्री हो पुरुष हो, किसी भी जाति धर्म शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंधित हो, वे सब समान माने जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते हैं कि असमानता खत्म हो गई है। यह खत्म नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों को समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया है। जहां पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा के लिए कोई प्रावधान नहीं थे, अब अनेक कानून लोगों के सम्मान और उनके समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद हैं। अगर हम इसको सरल भाषा में समझे तो जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान सभी व्यक्तियों को समान मानता है, चाहे वह पुरुष हो स्त्री हो, किसी भी धर्म जाति लिंग और शैक्षिक पृष्ठभूमि, यानी कि वह पढ़ा लिखा हो या ना हो या किसी भी आर्थिक पृष्ठभूमि से भी संबंधित हो, भारतीय संविधान सभी को समान मानता है और सभी के लिए भारतीय संविधान ने समान अधिकार दे रखे हैं। लेकिन इसके बाद भी जो असमानता है वो हमें समाज में देखने को मिलती है। जो असमानता है यह खत्म नहीं हुई है, क्योंकि यह एक कोई विचार, यह कोई वस्तु नहीं है या कोई यह व्यक्ति नहीं है। इसको खत्म करने में काफी समय लगता है क्योंकि यह एक विचारधारा है। जब लोगों के मन में कोई विचारधारा बन जाती है उसको चेंज करने में काफी साल लग जाते हैं, काफी करोड़ों साल भी लग सकते हैं इसको चेंज करने में। क्योंकि जो असमानता है, अगर एक बार के लिए हम समझे तो असमानता को हम जो स्त्री पुरुष के आधार लोगों में जो असमानता होती है इसको चेंज कर सकते हैं। हम जाति लिंग धर्म इसके आधार पर जो असमानता होती है इसको भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो अमीर और गरीब के आधार पर असमानता देखने को मिलती है तो उसको खत्म करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति गरीब भी होता है तो वह जब प्रशासन में जाता है या जब उसके पास पैसे आते हैं, वह अमीर हो जाता है तो वह जो है एक अपनी ताकत दिखाने लग जाता है। इस प्रकार से जो है वह भी दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करने लग जाता है। तो इस तरीके से जो असमानता है वह
उसको खत्म होने में काफी ज्यादा समय लग सकता है। लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों को समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया है। लेकिन इसके बाद भी जो असमानता देखने को मिलती है समाज में, उसके बाद संविधान ने सभी व्यक्तियों के लिए समानता के सिद्धांत बनाए हुए हैं। उन सिद्धांत को सभी व्यक्तियों को मानना होता है, क्योंकि इन सिद्धांत के जरिए ही सभी लोगों को समान अधिकार मिलते हैं। क्योंकि अगर हम प्राचीन समय में या पुराने समय में देखें तो पहले लोगों के साथ इतना ज़्यादा भेदभाव होता था कि लोगों जो दलित जाति के लोग थे इनको इतना दबाया जाता था कि अगर वह किसी गांव वह जो है उनको गांव में भी नहीं रहने दिया जाता था। वो गांव के बाहर रहा करते थे, और अगर जब वह गांव में आते थे तो उनको एक डंडा को जो डंडा होता है उसको पटक पटक कर आना पड़ता है, ताकि गांव के लोगों को यह आभास हो सके कि कोई जो नीचे जाति का व्यक्ति है या दलित जाति का व्यक्ति है वो आ रहा है, तो ताकि वह उससे बच सके। क्योंकि वो लोग मानते थे कि अगर वह व्यक्ति उनसे छू गया तो वह जो है एक अछूत हो जाएगा। इसीलिए जो है इस तरीके से जो है पहले भेदभाव होता था। अब इसके बाद भारतीय संविधान ने सभी व्यक्तियों के लिए एक सिद्धांत बनाया है, समानता का सिद्धांत, जो समानता का अधिकार है आर्टिकल 15 के तहत। तो इसके तहत जो है सभी व्यक्तियों को समान अधिकार दिए गए हैं। अब जो है कानून में सभी व्यक्ति समान हैं और सभी के साथ सम्मान और सभी के लिए समानता सुनिश्चित की गई है भारतीय संविधान के द्वारा। अब समानता को जो है स्थापित करने के लिए संविधान में क्या क्या प्रावधान दे रखे हैं, तो भारतीय संविधान में 4 प्रावधान दिए हैं। यहाँ पर देखें तो प्रथम क्या है, कानून की दृष्टि से हर व्यक्ति समान है। अर्थात जो कानून है, कानून की दृष्टि से सभी व्यक्ति समान है, चाहे वह राष्ट्रपति हो या घरेलू काम करने वाली नौकरी करने वाली महिला, घर में काम करने वाली महिला होती है वो हो या राष्ट्रपति हो, सभी के लिए कानून समान, संविधान सभी के लिए समान कानून बनाता है और इनको जो है समान कानून का पालन करना होता है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई जो राष्ट्रपति है अगर कोई अपराध करता है तो उसके लिए कानून अलग होंगे और जो घरेलू काम करने वाली महिला है उसके लिए कानून अलग होंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा हमारे भारतीय संविधान में है कि जो कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो घरेलू काम करने वाली महिला हो, चाहे मजदूर हो, कोई भी हो, सबके लिए एक ही कानून बना है और सबको उस कानून का पालन करना होता है। अब दूसरा क्या है, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और उसके स्त्री पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान में सभी व्यक्तियों को समान माना गया है, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, वंश या किसी भी जन्म स्थान से हो। यानी कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, वह उत्तर प्रदेश में रहता है और उत्तर प्रदेश में उसका जन्म हुआ है और मध्य प्रदेश में जाकर रहता है, तो उसके आधार पर मध्य प्रदेश में भी उसके साथ भेदभाव नहीं हो सकता है, क्योंकि वह जो है एक भारतीय संविधान में सभी व्यक्तियों को समान अधिकार मिले हुए हैं, इसलिए उनके साथ जो है भेदभाव नहीं हो सकता है। अब तीसरा क्या है, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है जिसमें खेल के मैदान, होटल, दुकान और बाजार आदि सम्मिलित हैं। सब लोग सार्वजनिक कुओं, सड़कों और नहाने की घाटों का उपयोग कर सकते हैं। यानी कि जितने भी सरकारी स्थान हैं, सभी स्थानों पर कोई भी व्यक्ति जा सकता है, हर व्यक्ति जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी को रोक सकता है उस स्थान पर जाने के लिए। अगर कोई ऐसा करता है तो इसके लिए भारतीय संविधान में ऐसे कानून भी बनाए गए हैं जिससे उनको सजा दी जा सकती है। अब हमारा जो चौथा है, अस्पृश्यता। जो अस्पृश्यता है, जो छुआछूत देखने को मिलती थी, इसको भारतीय संविधान ने समाप्त कर दिया है आर्टिकल 17 के तहत। आर्टिकल 17 के तहत जो अस्पृश्यता उन्मूलन है इसको खत्म कर दिया है। अब आगे देखते हैं। शासन ने संविधान द्वारा प्रदान किए गए समानता के अधिकार को 2 तरह से लागू किया है। पहला, कानून के द्वारा। दूसरा, कानून सुविधाहीन समाज की सहायता के लिए योजनाएं, कार्यक्रम के जरिए। यानी कि पहला क्या है कि जो संविधान होता है, पहले कोई कानून बनाता है
उसे कानून को जब लागू किया जाता है, उस जब कानून को लागू किया जाता है और उसके जरिए कोई योजनाएं बनाई जाती हैं, तब जो है जो संविधान में समानता का अधिकार दिया गया है, उसमें सभी के लिए प्रावधान दिए गए हैं कि सबको जीवन जीने का अधिकार है, सोने का अधिकार है, खाने पीने, कहीं भी बैठने उठने, कहीं भी जाने का अधिकार है। तो इस तरह के अधिकार समानता के अधिकार में दिए गए हैं। भारत में ऐसे कई कानून हैं जो सभी व्यक्तियों को समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा देते हैं। जो आर्टिकल 15 है, 15 से लेकर 19 तक, जिसमें समानता के अधिकार के बारे में बताया गया है, तो उसमें ही जो है यह प्रावधान दे रखे हैं कि कोई भी व्यक्ति है उसको सभी व्यक्तियों को जो है समान व्यवहार करने के लिए समान अधिकार प्राप्त है। इसके साथ ही सरकार ने उन समुदायों के लिए विशेष योजनाएं और कार्यक्रम लागू किए हैं। जैसे कि जो पिछड़े वर्ग के समुदाय होते हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने कई सारे कार्यक्रम किए हैं। जैसे कि गाँव में अगर देखें तो यूपी में एक योजना आई थी हरिजन, तो इसके तहत जो पिछड़े हुए लोग थे उनको जो है आगे बढ़ाने के लिए काम किया गया था। और साथ ही एक जो आरक्षण का प्रावधान दिया गया है, जो पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं जिनको पिछले समय से काफ़ी ज़्यादा दबाया गया है, अब इनको समान कैटेगरी में लाने के लिए इनको आरक्षण का प्रावधान दिया गया है, जिसके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है। क्योंकि उनके साथ काफ़ी समय से असमानता का व्यवहार हुआ, उनको काफ़ी समय से दबाया कुचला गया है। इन योजनाओं का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अतीत में वंचित रहे लोगों को अब अधिक अवसर प्राप्त हो सके। इसी दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम मध्यमा भोजन योजना है। यानी कि जो दबाए कुचले गए लोग हैं उनके लिए यह योजना चलाई जा रही है ताकि उनको अधिक से अधिक अवसर प्राप्त हो सके। अब इसी की दिशा में भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है कि मध्यमा भोजन योजना। तो ये क्या होती है, चलिए देखते हैं। मध्यमा भोजन कार्यक्रम क्या है? इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। यह योजना भारत सरकार द्वारा सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई थी। यानी कि जब यह योजना लागू हुई थी, सबसे पहले जो तमिलनाडु राज्य था वहाँ पर यह योजना लागू हुई थी 2001 में। उसके बाद जो उच्चतम न्यायालय थे उन्होंने सभी राज्यों में यह घोषणा कर दी कि सभी राज्यों के स्कूल हैं उनमें 6 माह के अंदर जो मध्यमा भोजन प्रारंभ कर दिया जाए। ये जो मध्यमा भोजन होता है इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ हुआ। जो बच्चे स्कूल नहीं जाते थे वो स्कूल जाने लगे हैं, मतलब इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ हुआ है। अब हम देखते हैं कि इससे क्या क्या जो है लाभ हुआ है। इसमें क्वेश्चन दे रखा है एक इसी चैप्टर में। क्या आप इस कार्यक्रम के 3 लाभ बता सकते हैं? यह कार्यक्रम किस प्रकार सामान्य की भावना बढ़ा सकता है? अब हम देखते हैं कि यह इसके तीन लाभ क्या हैं इस कार्यक्रम के। इस कार्यक्रम में काफ़ी सकारात्मक प्रभाव हुआ है। उदाहरण के लिए अगर देखें तो दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया। तो पहला क्या है कि जो बच्चे हैं उन्होंने स्कूल में प्रवेश लेना स्टार्ट कर दिया, और जो बच्चे घर पर रहते थे उन्हें जो है स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर 2 पॉइंट हो गए हैं। यानी कि जो बच्चे थे, गरीब बच्चे थे, पहले क्या होता था कि वह स्कूल नहीं जाते थे और वो अपना नाम भी नहीं लिखवाते थे, क्योंकि वो इतना उनको समझ नहीं होती थी कि वो अपना स्कूल में जाके अपनी जो शिक्षा है वो प्राप्त कर सके। लेकिन इसके बाद जब यह मध्यमा भोजन आया तो इसके बाद काफ़ी बच्चे जो हैं एडमिशन भी प्रवेश भी करने लगे हैं और स्कूलों में, और उसके साथ साथ जो बच्चों ने एडमिशन ले रखा था और जो स्कूल नहीं जाते थे साथ ही वो स्कूल भी जाने लगे, और इससे उन लोगों को जो गरीब लोग थे उनको भोजन मिलने लगा है। एक पोषण युक्त जिसमें पोषण भरपूर मात्रा में पाया जाता है वो भोजन यहाँ पर दिया जाता है। इस कार्यक्रम में जातिगत पूर्वाग्रह को कम किया है। अब हम यहाँ पर देखें तो जो जातिगत पूर्वाग्रह है इसको कैसे खत्म किया गया है। देखिए, जब आप स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में सभी जाति धर्म के बच्चे आते हैं, चाहे वो पंडित हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो
किसी भी जाति का व्यक्ति हो या किसी जाति के बच्चे जो होते हैं वो स्कूल जाते हैं, तो इससे जो है जब भोजन दिया जाता है स्कूल में तो एक ही लाइन में उनको बिठा दिया जाता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, और उस लाइन में उनको भोजन परोसा जाता है। और साथ के साथ यहाँ पर जो है एक साथ जब वो भोजन करते हैं तो इससे जो जाति के पूर्वाग्रह है उसको खत्म हो सकता है। क्योंकि पहले के समय में जो बच्चे होते हैं, क्या उनके मन में स्वयं तो आ नहीं जाता है कि जो जाति का पूर्वाग्रह होता है क्या होता है, जब उनको उनके मन में पहले से डाला जाता है। तो जब वह स्कूल जाने लगे तो उनको इसके बारे में पता चला कि ये सब जाति का पूर्वाग्रह वगैरह कुछ भी नहीं होता है, उनको सभी से सब मिल करके व्यवहार करना चाहिए, सभी से समान व्यवहार करना चाहिए। तो अब आज के समय में देखें तो जाति का पूर्वाग्रह काफ़ी कम देखने को मिलता है। और कुछ स्थानों पर भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को काम पर रखा गया, यानी कि जो बच्चे थे, किसी भी जाति के बच्चे हों, और उनमें से जो काम करने वाली यानी कि जो खाना बनाने वाली महिला थी उनको दलित जाति का रख लिया गया है। तो इससे अगर जो भी बच्चे थे, जो कोई पंडित बच्चे थे, अगर वह खाना नहीं खाना है उनको तो ना खाएं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे जो है जो सभी लोग हैं वो समान तो रहेंगे, अगर उसको नहीं खाना तो वो ना खाए, ऐसा यहाँ पर जो है कहा गया है। साथ ही इस योजना ने निर्धन विद्यार्थियों को भूख मिटाने में सहायता की है, जो खाली पेट स्कूल आते थे और इस कारण पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते थे। यानी कि जो गरीब बच्चे जो पहले खाली पेट स्कूल आते थे और उनका जो है पेट खाली रहता था, खाली पेट होने के कारण जो है ध्यान केंद्रित नहीं होता है। वो कहते हैं ना कि जो खाली पेट दिमाग की बत्ती काम नहीं करती है, तो इसी प्रकार का यहाँ पर है कि अगर जब खाना खा के नहीं आएंगे तो जो हमारा दिमाग है वो काम नहीं करता है, उस पर जो है हम प्रेशर भी डालेंगे तो हमको स्ट्रेस होने लग जाता है और हम अच्छे तरीके से जो है पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। अब आगे देखें, यद्यपि शासकीय कार्यक्रम अवसरों को सामान्य बढ़ाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, यानी कि जो सरकार है, सरकार की जो कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम अवसरों की समानता बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, किंतु अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मध्यम भोजन कार्यक्रम ने निर्धन बच्चों को स्कूल में प्रवेश और उनकी उपस्थिति को बढ़ा दी, लेकिन अमीर और गरीब के स्कूलों के बीच की विषमता अभी भी बनी हुई है। यानी कि जो बच्चे होते हैं, जो गरीब बच्चे होते हैं, वो सरकार गवर्नमेंट स्कूलों में जाते हैं, लेकिन जो अमीर बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर जो अमीर बच्चे होते हैं वो बहुत कम ही ऐसे होते हैं, 1-2 के रूप में ही 1-2% के रूप में देखने को मिल सकते हैं कि जो है गवर्नमेंट स्कूलों में जाते हैं। नहीं तो सभी बच्चे जो हैं प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं और वहाँ पर उनकी जो उनको फैसिलिटी भी है काफ़ी अच्छी मिलती है, और उनको जो है वहाँ पर उनकी फ़ीस भी काफ़ी ज़्यादा, यानी कि 1 लाख से ऊपर उनकी फ़ीस लगती है। तो इस तरह का जो अमीर और गरीब का जो स्कूलों में विषमता है वह ख़त्म होने जो है एक बड़ी ही मुश्किल है, क्योंकि इसको जो है ख़त्म करना, लोगों के दिमाग से हटाना, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। इसके अतिरिक्त देश के कई स्कूलों में आज भी दलित बच्चों के साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार किया जाता है। आज भी जो है कई स्कूलों में ऐसा है कि कोई बच्चा अगर है तो उसको जो है उसके साथ भेदभाव किया जाता है। जैसे कि एक झारखंड की खबर आई थी जिसमें क्या था कि जो बच्चे थे, उस बच्चे ने जो टीचर का घड़ा था पानी पीने वाला, उससे पानी पी लिया, तो उस टीचर ने उस बच्चे को इतना मारा कि उसको मार के जो है मार डाला है, मतलब काफ़ी ज़्यादा उसको मारा था, उसकी मृत्यु हो गई थी। ऐसी परिस्थितियों में इन बच्चों को सम्मान और अधिकार प्राप्त करने की रक्षा नहीं हो पाती। यानी कि जो ऐसे बच्चे हैं उनके जो सम्मान है और उनका अधिकार है उसकी रक्षा नहीं हो पाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी उन्हें समान समझने से इनकार किया जाता है। यानी कि जो लोग हैं वह कानून बनने के बाद भी ऐसा करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग जो है कानून के बारे में जागरूक नहीं है, उनको अपने अधिकार अभी भी पता नहीं है। तो अगर उनके साथ कोई ऐसा करता भी है तो वह कानून के पास नहीं जाते, या फिर अगर उनको पता भी है तो वो डर के मारे नहीं जाते कि वो कोई बड़ा व्यक्ति है, उसके पास ज़्यादा पैसा है, वो पैसे से बच जाएगा, इस तरह का जो है उनके दिमाग में आ जाता है और वो नहीं जाते हैं। तो उनको जो है अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए, और अगर उनके साथ अन्याय होता है तो उनको कानून की सहारा लेना चाहिए। अब असमानता के कारण क्या क्या है?
दृष्टिकोण में परिवर्तन धीरे धीरे होता है, यानी कि हमारा जो दृष्टिकोण है, हमारी जो सोचने समझने की क्षमता है, उसमें परिवर्तन बहुत धीरे धीरे होता है। और असमानता के बने रहने का मुख्य कारण यही है, क्योंकि जो लोगों की सोच होती है उसमें परिवर्तन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। एक बार के लिए हम जो जाति धर्म के आधार पर जो असमानता देखने को मिल सकती है उसको हम ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन जो अमीर और गरीब की असमानता है उसको ख़त्म करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल देखने को मिल सकता है। क्योंकि जो कोई गरीब व्यक्ति भी होता है, जब वह अमीर होता है तो उसके साथ ही उसके जो विचार है, उसका दृष्टिकोण है, वो बदल जाता है गरीब लोगों के प्रति। भले ही लोग यह जानते हैं हो कि भेदभाव पूर्व व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी जाति धर्म अपंगता आर्थिक स्थिति और लिंग के आधार पर असमानता व्यवहार जारी रहता है। यह स्थिति तभी बदल सकती है जब लोग यह विश्वास करें कि हर व्यक्ति समान है और सम्मानजनक है। यानी कि जो लिंग जाति धर्म आधार पर भेदभाव देखने को मिलता है, असमानता देखने को मिलती है, यह तभी बदल सकती है जब व्यक्ति जो है वह लोग जो हैं यह विश्वास करने लग जाएं, सभी व्यक्ति यह विश्वास करने लग जाएं कि जो हर व्यक्ति है, हर व्यक्ति को समान अधिकार और सम्मानजनक व्यवहार करने का अधिकारी होता है। हर एक व्यक्ति, सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। सभी के कोई अधिकार होते हैं, उनके अधिकारों का उल्लंघन ना हो सके। प्रजातांत्रिक समाज में समानता स्थापित करना एक निरंतर प्रक्रिया है, यानी कि जो हमारा प्रजातांत्रिक समाज है इसमें समानता को स्थापित करना एक निरंतर प्रक्रिया है, क्योंकि इसके लिए काफ़ी समय से जो है प्रयास किए जा रहे हैं और अभी भी यह समाप्त नहीं हुई है। अगर हम प्रयास करना बंद हो जाए तो ये तो और ज़्यादा बढ़ सकती है, इसलिए हमको जो है प्रयास करते रहना चाहिए, जिसके लिए व्यक्तियों को समझो और सामूहिक सहयोग की आवश्यकता है। यानी कि इसको ख़त्म करने के लिए कोई एक व्यक्ति जो है काम नहीं कर सकता, यानी कि एक व्यक्ति इसको ख़त्म नहीं कर सकता, पूरे समूह और एक समुदाय को मिलकर इसमें काम करना होगा, उसके बाद ही यह जो है ख़त्म हो सकता है काफ़ी ज़्यादा टाइम में। अब हम देखें कि जो डॉक्टर अंबेडकर थे उनके साथ काफ़ी ज़्यादा भेदभाव हुआ है। उन्होंने इतना उसके भेदभाव के बाद भी उन्होंने इतनी पढ़ाई की और उन्होंने इतनी ऊंची मुकाम हासिल की और उन्होंने अपना नाम एक अक्षरों में लिखवा दिया। अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। डॉक्टर अंबेडकर का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगा देता है तो वह व्यक्ति जीवित रहते हुए भी एक अशोभनीय व्यक्ति है। यानी कि आत्मसम्मान जीवन की सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति का आत्मसम्मान खत्म हो जाता है तो वो अंदर से टूट जाता है और एक तरीके से जो है वो अशोभनीय हो जाता है। उनकी जीवित रहते हुए भी वह एक मरा सा जिंदा लाश बन जाता है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी है तो उसको काफ़ी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है और इन कठिनाइयों का सामना करते हुए, इन पर विजय प्राप्त करते हुए व्यक्ति को आगे बढ़ता रहना चाहिए। लेकिन कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। मनुष्य नाशवान है, यानी कि उसके मनुष्य जो है उसके पास शरीर है, हर व्यक्ति को किसी ना किसी दिन मरना है। यानी कि जो मनुष्य है वह नाशवान है, क्योंकि वह जो है एक शरीर के रूप में पृथ्वी पर आया है। ऐसा कोई नहीं है कि जिसको मरना नहीं हो। तो सभी व्यक्ति जो हैं जिनको एक ना एक दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेंगे। यानी कि जो व्यक्ति हैं जब वह पृथ्वी पर जन्म लेते हैं उसके बाद उनको जो है अपने जीवन का जो है बलिदान, आत्मसम्मान, उच्च आदर्शों को जो है मानवीय जीवन के को बेहतर बनाने में करने चाहिए। साहस व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ भी नहीं है। जो व्यक्ति का साहस होता है उसके कारण ही व्यक्ति का जो आत्मसम्मान है वह बना रहता है। लेकिन अगर जो है व्यक्ति के अंदर साहस खत्म हो जाता है और उसका आत्मसम्मान खत्म हो जाता है तो व्यक्ति को जीवन जीने से अधिक कोई अशोभनीय बात नहीं है। अब देखें तो अन्य लोकतंत्र में समानता कैसे मतलब मिली हुई है। सच तो यही है कि संसार के अधिकांश
लोकतांत्रिक देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। यानी कि समानता के लिए कई सारे देश ऐसे हैं जिनमें संघर्ष हुए हैं। उदाहरण के लिए देखें तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका में लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान मानते हैं। यानी कि जो अफ्रीकी लोग थे, जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, वहां से जो अफ्रीकी में जो लोग आए थे, अमेरिकन लोग जो थे, वह उनके जो पूर्वज थे वो काफी समय से यहाँ पर गुलाम थे। तो इस गुलाम के कारण जो है उनके साथ अभी भी असमान व्यवहार होता है, ऐसा उन्होंने कहा गया है। जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकन को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ है। यानी कि जब पहले जो है उनके साथ काफ़ी ज़्यादा जो है असमानता के देखने को मिलती थी, उसके बाद उन्होंने 1950 में आंदोलन शुरू किए और उन्होंने जो है कहा कि हम भी आपकी तरह ही समान हैं। हमारे पूर्वज जो थे उन्होंने जो भी किया हो हमको नहीं पता, तो वही जो है उन्होंने आंदोलन किए थे समानता के पाने के लिए। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकन के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। यानी कि वहाँ का जो कानून था वह भी जो है अफ्रीकी अमेरिकन लोगों को समान नहीं मानता था। उदाहरण के लिए बस यात्रा करते समय उन्हें बस में बैठना पड़ता था, या जब कोई व्यक्ति गोरा आदमी आता है उसको उठना पड़ता है, उन्हें अपनी सीट उठे जाना पड़ता है। यानी कि जब कोई अमेरिकन व्यक्ति आता है तो जो अफ्रीकी अमेरिकन व्यक्ति है उनको अपनी सीट से खड़ा होना पड़ता है और उस व्यक्ति को जो है सीट देनी होती है, या कोई गोरा व्यक्ति आता है तो उस आदमी को अपनी सीट देनी पड़ती है। अब एक महिला है रोज पार्क्स, उन्होंने जो है अपनी सीट जो है एक गोरे व्यक्ति को नहीं दी थी। तो अब हम देखें कि उन्होंने कैसे कैसे क्या किया था। एक अफ्रीकी महिला थी, 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया है। उसी दिन इनकार करने से अमेरिकी के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया। यानी कि जो यह महिला थी रोजा पार्क्स, इन्होंने जब अपनी सीट जब वह थक गई थी, काम कर कर आई थी और वह थक गई थी, तो उन्होंने अपनी सीट देने से मना कर दिया। तो यहाँ पर जो वह व्यक्ति था वह भड़क उठा और उसके बाद उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है अपशब्द भी कहे होंगे। उसके बाद जो है काफ़ी जो अफ्रीकी अमेरिकन लोग थे उन्होंने सम्मिलित होकर जो है यह आंदोलन शुरू कर दिया कि असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन शुरू कर दिया है। यानी कि अब हम देखें तो 1950 में क्या था कि इन लोगों को जो है इनका संविधान था यही समान अधिकार नहीं देता था। उसके बाद जब यहाँ पर आंदोलन शुरू हुए, जैसे कि 1950 में यहाँ पर अधिकार नहीं देता था संविधान यहाँ का, तो उसके बाद जब 1 दिसंबर 1955 में यहाँ पर जो है आंदोलन शुरू हो गए। उसके बाद जो है नागरिक अधिकार आंदोलन, यह जो आंदोलन था जो रोज पार्क्स जो इसकी अध्यक्ष यानी कि उनके ही द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था और इस आंदोलन का नाम था नागरिक अधिकार आंदोलन। 1964 में नागरिक अधिकार आंदोलन में के तहत नस्ल, धर्म, राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव का निषेध कर दिया गया है। यानी कि जब यह आंदोलन 1900 लागू हुआ था तो उसके बाद जो है इस आंदोलन के में जो जिस व्यक्तियों के साथ नस्ल आदि धर्म आधार पर जो भेदभाव होता था, इस भेदभाव को निषेध कर दिया गया। यानी कि यह जो आंदोलन था काफ़ी जो है साल चला था, 1950 से लेकर 1964 तक, यानी कि इसको 9 साल लग गए थे। उसके बाद जो है इसमें जो है चेंज आया था। इसने यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे के लिए स्कूल के दरवाजे खोले जाएं, उन्हें उन अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा। यानी कि पहले क्या था कि जो अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे थे उनके लिए अलग अलग स्कूल होते थे और जो अमेरिकन बच्चे थे उनके लिए अलग स्कूल होते थे, क्योंकि वह जो है उन बच्चों को अपने स्कूल में आने की अनुमति नहीं देते थे। तो जो
गोरे बच्चे थे यानी कि जो अमेरिकन बच्चे थे वो अपने अलग स्कूल में जाते थे और जो अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे थे वह अलग स्कूल में जाते थे। इस आंदोलन के तहत जो आंदोलन हुआ था उसमें उन लोगों ने यह भी मांग की थी कि जो बच्चे हैं जो अलग स्कूल में जाते हैं उनके लिए अब वह जो है अलग स्कूल में न जाएं, अब जो है अफ्रीकी अमेरिकन के लिए भी वही स्कूल के जो दरवाजे हैं वो खोल दिए जाएं जो अमेरिकन बच्चों के लिए खुले हुए थे। इतना होने के बावजूद अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं, यानी कि इतना सब यह आंदोलन में हुआ उसके बाद भी कुछ जो अफ्रीकी अमेरिकन है वो आज भी गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूल में प्रवेश लेने को ही समर्थ रखते हैं जिसमें जहां कम सुविधाएं और कम योग्यता वाले शिक्षक हैं। यानी कि कुछ लोग ऐसे भी हैं, अभी भी अधिकांश लोग अफ्रीकी अमेरिकन जिनके पास जो है वो अभी भी गरीब हैं, तो गरीब होने के कारण वो ऐसे स्कूलों में प्रवेश नहीं करवा पाते हैं जैसे जो अमेरिकन लोग करवाते हैं। यह जो है अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजते हैं जहां पर सुविधाएं भी कम उपलब्ध होती हैं और जो यहां पर शिक्षक होते हैं वह भी कम योग्यता वाले होते हैं। तो इसको जो है ख़त्म करने के लिए भारतीय संविधान ने एक प्रावधान दिया है। तो इसको देखते हैं। अनुच्छेद जो 15 है, अनुच्छेद 15 है समानता का अधिकार। इसके तहत जो है जिस लोगों के साथ जो है समानता के प्रति असमानता होती थी, अब इसको खत्म करने के लिए भारतीय संविधान ने समानता का अधिकार लाया है। जैसे कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विविध का निषेध, यानी कि अगर कोई व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव होता था उसको निषेध कर दिया गया है। राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, स्थान, जन्म स्थान या इसमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इसमें से किसी पर के आधार पर भी किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटल और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थलों में भी प्रवेश कर सकते हैं। यानी कि अब हर व्यक्ति जो है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो वह अलग स्थानों पे जाए और वह अलग स्थानों पे जाए। यानी कि अगर कोई अमीर भी है और कोई गरीब भी है वह सभी जो है एक ही स्थानों पे जा सकते हैं। अगर कोई ऐसा करता है, उनको रोकने की कोशिश करता है, तो इसके लिए भारतीय संविधान ने कुछ प्रावधान भी दिए हैं जिसके तहत उनको जो है सजा भी हो सकती है। पूर्णता और भागता राजनिधि से पोस्ट किया गया साधारण जनता के प्रयोग के लिए सार्वजनिक कुएं, यानी कि जो पूर्णता यानी कि जो सार्वजनिक क्षेत्र है, यानी कि जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, और जो भागता यानी कि जो निजी, यानी कि गवर्नमेंट और जो निजी पॉलिसी दोनों मिलकर जो होती हैं उनको कहता है पूर्णता और भागत। तो इसके लिए जो राज्य है उन्होंने समानता के साधारण अधिकार जनता के प्रयोग के लिए समर्पित किए, जैसे कि कुओं, तालाब, स्थान, घाटों, सड़कों, सार्वजनिक समागम के स्थान के उपयोग से संबंधित किसी व्यक्ति को नियोग्य, यानी कि किसी व्यक्ति को इसके योग्य, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई व्यक्ति इसके योग्य ना हो। सभी व्यक्ति इसके योग्य हैं, सबका दायित्व है और निबंधन है और शर्त के अधीन नहीं है। कोई इसके शर्त के अधीन नहीं है कि कोई यहाँ पर जा नहीं सकता, यानी कि कोई व्यक्ति ऐसी शर्त नहीं रख सकता कि कोई यहाँ पर जो सार्वजनिक, यानी कि जो गवर्नमेंट की जो भी क्षेत्र है उन स्थान पर ना जाए। ऐसा कोई व्यक्ति कर नहीं सकता है। अगर कोई करता है तो इसके लिए उसको सजा भी मिल सकती है। तो ये था हमारा जो संविधान का अनुच्छेद 15 था, और आज का हमारा जो चैप्टर था वो खत्म हो गया। तो अब हम मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट में जरूर बताइएगा आपको चैप्टर कैसा लगा।